अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं एक स्विगी डिलीवरी बॉय 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाने के लिए रेड लाइट तो रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई 11 मिनट में पहुंचा तो उसे सिर्फ 5 रुपए एक ऑर्डर के मिलेंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए, एक चाय के दाम से भी कम। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, दुनिया भर में लाखों लोग सिर्फ एक एल्गोरिदम के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। जनवरी 2026 में 2 लाख डिलीवरी वर्कर्स ने हड़ताल करी। और क्यों किया? क्या हुआ? कंपनीज ने कहा सब ठीक है, रिकॉर्ड डिलीवरीज हो रही हैं। तो सच क्या है? क्या गिग इकोनॉमी एक रेवोल्यूशन है या दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम? नमस्कार दोस्तों, आज हम खोलने वाले हैं पंडोरास बॉक्स गिग इकोनॉमी का। जब आप फोन पर टैप करते हैं और 10 मिनट में खाना, 30 मिनट में राइड या घंटे भर में सामान आ जाता है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि इस सुविधा के पीछे किसकी मेहनत जा रही है? यह है गिग वर्कर। स्विगी, जोमैटो, उबर, लिफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले वो लाखों लोग जिनकी जिंदगी एक ऐप के इशारे पर चलती है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में भारत में हुई गिग वर्कर्स की हड़ताल ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया था। और आज इसी सिलसिले में हम जानेंगे कि गिग इकोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, दुनिया भर में गिग वर्कर्स की स्थिति क्या है आज के टाइम पे, क्या ये सफल मॉडल है या सिर्फ एक फसाड है, मुखौटा। भारत में हाल की हड़ताल क्यों हुई और इनका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कहानी को। आइए सबसे पहले इस शब्द पे नजर डालते हैं। गिग शब्द असल में संगीत की दुनिया से आया है। 1900 के दशक की शुरुआत में जैज संगीतकार एक रात के परफॉर्मेंस के लिए गिग कहते थे उस रात की परफॉर्मेंस को। 1952 में लेखक जैक केरुआक ने पहली बार इस शब्द को अस्थायी नौकरी के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन गिग वर्क कोई नई चीज नहीं है। सदियों से लोग अस्थायी प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। 1930 के दशक में ग्रेट डिप्रेशन के बाद बहुत से किसान मजदूर बन गए। 1940 के दशक में पहली टेम्पररी स्टाफिंग एजेंसीज खुली। जी हाँ, जो बस कुछ वक्त के लिए लोगों को हायर करती थी छोटे मोटे कामों के लिए। अब डिजिटल युग की शुरुआत, असली बदलाव 1990 के दशक के अंत में आया। 1995 में क्रेग्सलिस्ट ने ऑनलाइन क्लासिफाइड्स शुरू किए। 1999 में एलांस, अब अपवर्क लॉन्च हुआ। 2000 के दशक में स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के विकास ने सब बदल दिया। 2010 के दशक में ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, जिसे आज कहा जाता है, का युग आया। वहीं 2019 में उबर की स्थापना हुई। 2012 में लिफ्ट शुरू हुआ। 2008 में आया आज जाने जाने वाला एयरबीएनबी। 2013 में डोरडैश और इंस्टाकार्ट ने काम शुरू किया। भारत में 2014 में ओला और उबर ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया। वहीं 2015 में स्विगी और जोमैटो ने फूड डिलीवरी शुरू करी इंडिया में। 2020 के बाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट तेजी से बढ़ते गए। वर्ल्ड बैंक के अनुसार दुनिया भर में 545 से ज्यादा गिग प्लेटफॉर्म्स है जो 63 देशों में काम करते आ रहे हैं आज की डेट में। मैकेंजी की 2016 की एक स्टडी है जिसके अनुसार अमेरिका और इंग्लैंड में 162 मिलियन लोग किसी न किसी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क या गिग वर्क में शामिल थे। आज 2026 में ये संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। गिग वर्कर्स की वैश्विक संख्या आंकड़े चौंका देने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वैश्विक स्तर पर 154 मिलियन से 435 मिलियन के बीच ऑनलाइन गिग वर्कर्स है। अमेरिका में ही 2025 में 76.4 मिलियन फ्रीलांसर्स थे। कुल वर्कफोर्स का 36% आंकड़ा बता रहा है। यूरोप में 2021 में 28 मिलियन लोग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में काम कर रहे थे। भारत में वहीं 2020-21 में 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे, जो 2030 तक 23.5 मिलियन होने का अनुमान लगा सकते हैं हम लोग रिपोर्ट्स के अनुसार। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या गिग वर्कर्स वाकई पर्याप्त कमा पा रहे, कमाई हो पा रही है ठीक ठीक की नहीं। पियोनियर के एक सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर औसत आर्ली रेट $23 है, लेकिन ये रीजनल डिफरेंसेस के साथ बहुत अलग है। नॉर्थ अमेरिका में औसत सबसे ज्यादा देखा गया है, वहीं विकासशील देशों में सबसे कम पाया गया है। अब अमेरिका की स्थिति को समझते हैं। 2022 के इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विश्लेषण के अनुसार 7 में से 1 गिग वर्कर फेडरल मिनिमम वेज $7.25 प्रति घंटा से भी कम कमाता था। 85% गिग वर्कर्स महीने में बस $500 से कम कमा पाते हैं राइड शेयर और टास्क सर्विसेज में। केवल 38% वर्कर्स $10 से $14 प्रति माह घंटा कमाते हैं। वहीं 2024 में 49% गिग वर्कर्स सालाना $50,000 से कम कमाते थे। लेकिन एक विरोधाभास ये भी है कि एमबीओ पार्टनर्स के अनुसार 2025 में 5.6 मिलियन इंडिपेंडेंट वर्कर्स $1 लाख सालाना कमाते हैं। ये मुख्य स्किल प्रोफेशनल
प्रोफेशनल्स है, डेवलपर्स, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट्स, अलग अलग इत्यादि इत्यादि प्रोफेशनल्स। अपवर्क के डेटा के अनुसार यूएस स्किल्ड फ्रीलांसर्स ने 2024 में लगभग 1.5 ट्रिलियन कमाए। लेकिन असली दिक्कत क्या है? असलियत यह है कि गिग इकोनॉमी में दो अलग दुनियाएं बसी हुई हैं। पहली दुनिया वो जहां पे हाई स्किल्ड वर्कर्स, टेक प्रोफेशनल्स, डिजाइनर्स, राइटर्स, ये सब है जिनको अच्छी कमाई, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, ये औसत आर्ली रेट 50 से $150। वहीं दूसरी दुनिया ये है डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट गिग वर्कर्स की। अब आप फूड डिलीवरी देख लीजिए, राइड शेयरिंग, ग्रोसरी डिलीवरी इत्यादि इत्यादि, जिनको कम कमाई, ज्यादा घंटे और कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। औसत आर्ली रेट ये $7 से $25 में कमाते हैं और खर्चों का बोझ तो फिर आप आगे मत पूछिए। गिग वर्कर्स को खुद वहन करने पड़ते हैं व्हीकल का फ्यूल और मेंटेनेंस, फोन और इंटरनेट बिल्स, इंश्योरेंस जो अक्सर नहीं भी होता है बहुत सारे केसेस में, कोई पेड लीव नहीं, कोई सिक लीव नहीं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं। यहाँ तक कि एक 2024 नीति आयोग सर्वे के अनुसार जो है भारत में 90% गिग वर्कर्स के पास कोई सेविंग्स नहीं आज की डेट में। एल्गोरिथमिक वेज डिस्क्रिमिनेशन पे एक नजर डालती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रीना डूबल के रिसर्च के अनुसार उबर और लिफ्ट जैसी कंपनीज एल्गोरिथमिक वेज डिस्क्रिमिनेशन भी करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है? एआई एल्गोरिथम्स हर वर्कर के बिहेवियर, लोकेशन, डेस्परेशन लेवल के आधार पर अलग अलग पे ऑफर करती हैं। जी हाँ, यही हो रहा है। एक लॉस एंजलिस के यूबर ड्राइवर बेंजामिन वर्ल्डेस के अनुसार 9 साल पहले वेस्ट हॉलीवुड से डाउनटाउन एलए की राइड के लिए $60 से $85 मिलते थे। आज वही ट्रिप के लिए सिर्फ 25 से 35 मिलते हैं। ग्रिडवाइज के डेटा के अनुसार 2024 में उबर ड्राइवर्स की कमाई 3.4% घटकर $513 प्रति सप्ताह और लिफ्ट ड्राइवर्स की 13.9 घटकर $318 प्रति सप्ताह हो गई थी। दुनिया भर में नियमन और कानूनी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं आज के वक्त में। एक तरफ कैलिफोर्निया की कहानी देखें तो प्रोपोजिशन 22 कैलिफोर्निया में सबसे बड़ी लीगल बैटल हुई। 2019 में असेंबली बिल 5 AB 5 पास हुआ जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयज मानता था, एम्प्लॉयज की मान्यता दी उसने। इसका मतलब था मिनिमम वेज भी मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। उबर, लिफ्ट, डोरडैश ने ना जाने $200 मिलियन खर्च किए प्रोपोजिशन 22 के लिए, लेकिन प्रॉप 22 ने उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया। वर्कर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ही रह गए। वहीं जुलाई 2024 में कैलिफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉप 22 को अपहेल्ड किया, लेकिन वर्कर्स को मिला क्या? सिर्फ कुछ मिनिमम बेनिफिट्स जो असली एम्प्लॉय बेनिफिट से बहुत कम है। एक तरफ यूनाइटेड किंगडम में एक जीत देखी गई, यूके में एक महत्वपूर्ण जीत मिली। वो ये था कि 2021 में यूके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उबर ड्राइवर्स वर्कर्स है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम वेज मिलेगा, पेड हॉलीडेज मिलेंगी, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी मिलेगा। ये एक लैंडमार्क डिसीजन था यूरोपियन संघ का प्लेटफॉर्म वर्क डायरेक्टिव। अब आगे जानेंगे कि वो क्या था। दिसंबर 2, 2026 तक सभी EU मेंबर स्टेट्स को प्लेटफॉर्म वर्क डायरेक्टिव लागू करना होगा जो मिलियंस गिग वर्कर्स को फुल एम्प्लॉयमेंट राइट्स देने वाला है। साथ ही साथ अमेरिका में भी 2025 में एक नया नियम आया था। मार्च 11, 2025 से यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का नया रूल लागू हुआ जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस के 6 फैक्टर टेस्ट का उपयोग करता है वर्कर क्लासिफिकेशन के लिए। हालांकि उबर और लिफ्ट क्लेम करते हैं कि ये उनके मॉडल को प्रभावित नहीं करेगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अहम मुद्दे पर, भारत की स्थिति में। नवंबर 21, 2025 से भारत में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लागू हुआ। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अपने एनुअल टर्नओवर का 1 से 2% जो है सोशल सिक्योरिटी फंड में देना होगा। ये मैक्सिमम गिग वर्कर्स को दिए गए पेमेंट्स के 5% तक लिमिटेड है। वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको मिलेंगे। लेकिन यूनियंस का ये भी कहना है कि ये काफी नहीं है। दिसंबर 25, 2025 और दिसंबर 31, 2025, जनवरी 1, 2026 को भारत भर में गिग वर्कर्स की एक बड़ी हड़ताल देखी गई थी। इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, इफैट, गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन जैसे ही संस्थाओं की भागीदारी देखी गई थी इस नेशन वाइड हड़ताल में। क्रिसमस की हड़ताल में लगभग नहीं भी तो कम से कम 40,000 वर्कर्स इकट्ठा हुए थे। न्यू ईयर्स ईव की हड़ताल में 2 लाख से ज्यादा गिग वर्कर्स ने भाग लिया था। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे प्रमुख शहरों में हड़ताल की गई थी। वर्कर्स की मांगे बहुत बेसिक थी इन हड़तालों में कि फेयर और ट्रांसपेरेंट वेज स्ट्रक्चर होना चाहिए, 10 मिनट डिलीवरी मॉडल को तुरंत बंद करना चाहिए जो कि असुरक्षित है, आर्बिट्ररी पेनल्टीज को खत्म करना, बिना ड्यू प्रोसेस के आईडी ब्लॉकिंग से बचना चाहिए, सेफ्टी गियर और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी इंतजाम होना चाहिए, ह्यूमेन वर्किंग आवर्स की सही समय दिया जाए गिग वर्कर्स को काम करने का, मैंडेटरी रेस्ट ब्रेक्स के साथ एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहिए।
चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन इत्यादि इत्यादि की डिमांड्स की गई। सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, 10 मिनट डिलीवरी की समस्या, ये सबसे कंट्रोवर्शियल डिमांड है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म्स 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करते हैं, लेकिन उसी पे वर्कर्स का कहना है कि ट्रैफिक में 10 मिनट में डिलीवरी असंभव और असुरक्षित है, इट्स नॉट सेफ, इससे एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। डिलीवरी पार्टनर्स में रेकलेस ड्राइविंग की शिकायत देखी है। वर्कर्स को ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, मजबूर किया जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि एक हैदराबाद के डिलीवरी ड्राइवर की CNN की रिपोर्ट में एक 41 ईयर ओल्ड ड्राइवर ने बताया था कि बेस रेट सिर्फ 5 रुपए प्रति ऑर्डर हो गया है। शाम के 7 बजे से सुबह 5 बजे तक काम करना पड़ता है हर दिन, तब जाके कुछ कमाई हो पाती है। खुद का फ्यूल और बाइक मेंटेनेंस भी खुद पे करना पड़ता है। रोज 50 रुपए खाने में खर्च, महीने की कमाई लगभग 20,000, सिर्फ 20,000, आधे से ज्यादा रेंट में चला जाता है और 5 बच्चों की स्कूल फीस में चला जाता है। उनका कहना ये भी था, मैंने नहीं सोचा था कि 40 की उम्र में मैं ये काम करूंगा, लेकिन और ऑप्शन ही क्या है मेरे। वहीं पे एक और वर्कर, गिग वर्कर मनोज खारडे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एट होम सैलून सर्विसेज के लिए काम करने वाले मनोज खारडे दिन में 15 घंटे तक काम करते हैं, महीने में लगभग 25,000 की कमाई होती है। अगर कंपनी के टारगेट्स पूरे नहीं होते तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि हम डर में काम करते हैं, अगर मैं काम का टारगेट पूरा ना करूं तो मेरे परिवार पर असर पड़ेगा। अब आइए एक नजर डालते हैं कि जो हड़ताल हुई थी भारत में उसका क्या प्रभाव पड़ा। मेजर सिटीज में 50 से 60% जो है डिलीवरी में डिसरप्शन आया था। गुरुग्राम और NCR में सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखा गया था। स्विगी के शेयर प्राइस में 2% की गिरावट भी देखी गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जोमैटो के को फाउंडर जो है दीपेंद्र गोयल साहब ने ट्विटर यानी कि X पर पोस्ट किया कि दोनों जोमैटो और ब्लिंकिट ने रिकॉर्ड पेस पर डिलीवरी की, अनअफेक्टेड बाय कॉल्स फॉर स्ट्राइक। उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम फंडामेंटली अनफेयर होता तो इतने लोग लगातार काम नहीं करते। अब वहीं पे विरोध में कुछ और भी दावे आए। गोयल ने कैलकुलेशन दी, अगर एक डिलीवरी पार्टनर 26 दिन 10 घंटा डेली काम करे तो उसकी ग्रॉस अर्निंग 26,000 होंगे। फ्यूल और मेंटेनेंस 20% घट कर जो है 21,000 नेट लगा सकते हैं आप। लेकिन वहीं 2025 में एवरेज अर्निंग्स पर आवर 102 थे। लेकिन TGPWU का जवाब था कि 7.5 मिलियन ऑर्डर्स इसलिए डिलीवर हुए क्योंकि वर्कर्स लॉग आउट करने को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ना कि इसलिए कि सिस्टम जस्ट है। अब एक नजर इस बात पर डालते हैं कि क्या सही में गिग वर्कर्स मॉडल, गिग वर्कर इकोनॉमी का मॉडल वो सक्सेसफुल है या नहीं। गिग इकोनॉमी मॉडल की सक्सेस को जज करना इतना सरल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। कंपनीज के लिए बड़ी सफलता तो होगी क्योंकि 2024 में उबर का रेवेन्यू $43.9 बिलियन, नेट इनकम लगभग $10 बिलियन था। डोरडैश का रेवेन्यू $10.72 बिलियन, 24% ग्रोथ। इनका कंबाइंड मार्केट वैल्यूएशन $250 बिलियन से भी ज्यादा है। 2021 में ग्लोबल गिग इकोनॉमी ने $5.4 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट किया। 2024 में गिग इकोनॉमी मार्केट साइज $556.7 बिलियन था। 2032 में $1,800 बिलियन होने का अनुमान लगाया जाता है। अब वहीं ये गिग वर्कर्स इकोनॉमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक मिक्स परिणाम दिखाती है। पॉजिटिव्स तो ये हो जाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी मिलती है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बन जाते हैं, लोकेशन की इंडिपेंडेंस होती है कि जहां चाहो बैठ के काम कर सकते हैं। MBO पार्टनर्स के अनुसार 65% इंडिपेंडेंट वर्कर्स अधिक सिक्योर भी महसूस करते हैं। 70% फ्रीलांसर्स बेटर वर्क लाइफ बैलेंस की वजह से गिग वर्क को चुनते हैं। हाई अर्नर्स की रियलिटी तो ये है कि टेक, डिजाइन, कंसल्टिंग में स्किल्ड वर्कर्स की अच्छी कमाई हो जाती है। 2025 में 5.6 मिलियन इंडिपेंडेंट वर्कर्स यानी कि $1 लाख कमाते हैं। डिलीवरी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए लेकिन कुछ गंभीर समस्याएं देखी गई हैं। यह मॉडल काफी हद तक फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% गिग वर्कर्स के पास सेविंग्स नहीं है। 67% वर्कर्स का मेन डिसएडवांटेज है कि रिटायरमेंट प्लान्स और बेनिफिट्स की कमी है। 65% जॉब सिक्योरिटी और इनकम प्रेडिक्टेबिलिटी की कमी देखी गई है। 62% हेल्थ इंश्योरेंस खुद पे करना पड़ता है, वो देखा गया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स भी आते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे मॉडल से एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। खैर हालांकि अब वो तो हटा दिया गया है। कोई प्रॉपर सेफ्टी गियर या एक्सीडेंट इंश्योरेंस की कमी देखी गई। पुअर एयर क्वालिटी,
एक्सट्रीम वेदर में भी काम करना पड़ जाता है तो वो एक अलग समस्या है। एल्गोरिथमिक कंट्रोल उसके ऊपर सवासेर, क्योंकि वर्कर्स का कोई कंट्रोल नहीं कि उन्हें कितना पे मिलेगा, कहां से ऑर्डर मिलेगी, कितने इंसेंटिव्स मिलेंगे। आर्बिट्ररी पेनल्टीज और आईडी ब्लॉकिंग तो एक और मुद्दा है। रेटिंग सिस्टम जो कि कभी कभी बायस और अनफेयर भी बताया जाता है। कोई प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है कि जहां तक वो अपनी शिकायतें दर्ज करवा पाए इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। और फ्लेक्सिबिलिटी का फसाद तो इस कदर की कंपनीज रिपीटेडली फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करती हैं, लेकिन एमबीओ पार्टनर्स की एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि 38% वर्कर्स फुल टाइम इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। मैकेंजी 2016 कहती है कि वर्कर्स की 4 कैटेगरीज में से रिलक्टेंस और फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड कैटेगरीज में वो लोग हैं जो चॉइस से नहीं मजबूरी से गिग वर्क कर रहे हैं। वहीं एक ह्यूमन राइट्स वॉच की 2024 रिपोर्ट कहती है कि 7 मेजर यूएस प्लेटफॉर्म्स की लेबर मॉडल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को वायलेट करती हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर असमानताएं भी देखी गई हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में थोड़े से रेगुलेशंस बेटर है, जैसे कि यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गई, कुछ लीगल प्रोटेक्शंस भी दिए गए, लेकिन फिर भी वर्कर्स को स्ट्रगल वहां पे भी करना पड़ा। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें ऐसा है कि तेज ग्रोथ, सब सहारन अफ्रीका में 130% ग्रोथ इन जॉब पोस्टिंग्स देखी गई, लेकिन बहुत कम प्रोटेक्शंस भी देखे गए। भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में बहुत ही लो वेजेस की दिक्कतें और समस्याएं बताई गई हैं अभी तक। और इसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी का भी एक मामला है। ग्लोबली 42% ऑनलाइन गिग वर्कर्स जो है महिलाएं हैं, लेकिन लैटिन अमेरिका में फीमेल गिग वर्कर्स सिर्फ 68% ऑफ व्हाट मेल काउंटर पार्ट्स कमा पाती हैं। भारत में गिग वर्कफोर्स में सिर्फ 28% महिलाएं हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं, असल सवाल ये है कि क्या एक मॉडल सक्सेसफुल कहला सकता है अगर कंपनीज बिलियंस कमा रही हो, कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस मिल रही हो, लेकिन वर्कर्स पॉवर्टी लाइन के आसपास जी रहे हो। फेयर वर्क की रेटिंग सिस्टम ने 13 मेजर यूएस गिग प्लेटफॉर्म्स को रेट किया। ज्यादातर को 10 में से 0 रेटिंग मिली, सिर्फ 3 कंपनीज को 10 में से 2 मिली। निष्कर्ष ये निकलता है कि गिग इकोनॉमी मॉडल पार्शियली सक्सेसफुल है, लेकिन डीपली फ्लॉड भी है। सफलता यहाँ पे ये दिखी है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन हुआ, इनोवेशन और कन्वीनियंस मिला ग्राहक को, स्किल्ड वर्कर्स के लिए थोड़ी सी छूट, आजादी, फ्रीडम मिली, डेवलपिंग कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ फेलियर्स भी थे। बेसिक वर्कर्स प्रोटेक्शन की कमी है वर्कर्स के लिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल वर्कर्स भी देखा गया, इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिला, अनसस्टेनेबल और अनसेफ वर्किंग कंडीशंस आज भी मौजूद है। अब भारत में जो हड़तालें हुई हाल फिलहाल में, उनका क्या महत्व है वो समझते हैं। दिसंबर जनवरी की हड़तालें सिर्फ वेज डिस्प्यूट के लिए नहीं थी, ये थी क्योंकि डिग्निटी की लड़ाई थी, सेफ्टी की मांग थी, एल्गोरिथमिक टिरनी के खिलाफ एक आवाज थी, इंडियन वर्कर्स की पहली बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस थी। जैसे कि TGPWU के शेख सलाउद्दीन ने कहा, डिलीवरी वर्कर्स एल्गोरिथम्स के गुलाम नहीं है। अब आने वाले समय में क्या क्या बदलाव जरूरी है? स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन चाहिए, EU जैसे कॉम्प्रिहेंसिव लॉज चाहिए, फेयर क्लासिफिकेशन चाहिए, वर्कर्स को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या एडिक्वेट प्रोटेक्शन चाहिए, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, वर्कर्स को समझना चाहिए कि पे कैसे डिसाइड होता है, मिनिमम वेज गारंटीज के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी होने चाहिए वर्कर्स के लिए, और राइट टू ऑर्गेनाइज और कलेक्टिव बार्गेनिंग का भी एक ऑप्शन है जिसकी डिमांड्स बहुत सारे वर्कर एसोसिएशंस ने रखी। बैन ऑन अनसेफ मॉडल्स एक जरूरी मुद्दा है, जैसे कि 10 मिनट डिलीवरी बैन जो कि फाइनली बैन हो चुका है। हम कंज्यूमर्स क्या कर सकते हैं अब इसमें आपके लिए? रियलाइज करें कि एक्सट्रीम कन्वीनियंस की एक ह्यूमन कॉस्ट है। प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करें जो वर्कर्स को फेयर ट्रीट करते हैं, और अगर हो सके तो जितना हो सके आपसे जितना बन सके उतना टिप दे। वर्कर मूवमेंट्स को सपोर्ट करे, पॉलिसी मेकर्स पर प्रेशर डाले कि इनके लिए कुछ बेहतर हो। और आखिर में मैं बस इतना बताऊंगा कि गिग वर्कर्स इकोनॉमी जो है यहाँ रहने वाली है। 2028 तक अमेरिका में 90 मिलियन फ्रीलांसर्स होंगे, वर्कफोर्स का 50% से भी ज्यादा। भारत में 2030 तक 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि गिग इकोनॉमी होगी या नहीं, सवाल ये है कि किस तरह की गिग इकोनॉमी होगी इंडिया और वर्ल्ड में। क्या ये होगी एक ऐसी इकोनॉमी जो फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सप्लॉयटेशन के बहाने परोसती है, या एक ऐसी इकोनॉमी जो जेन्युइनली वर्कर्स को एम्पावर करती है? भारत की हाल की हड़तालें दिखाती हैं कि वर्कर्स अब चुप नहीं रहने वाले। दुनिया भर में यूके, कैलिफोर्निया, EU वर्कर्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि एक गिग वर्कर एक्टिविस्ट ने कहा, हम प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन ऐसी प्रोग्रेस नहीं जो वर्कर्स की टूटी हुई बॉडीज और साइलेंस्ड वॉइसेस पर बनी हो। भविष्य में गिग इकोनॉमी का शेप हमारी आज की चॉइसेस पर निर्भर करेगा, वर्कर्स की, कंज्यूमर्स की और पॉलिसी मेकर्स की चॉइसेस पर। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है गिग इकोनॉमी के बारे में। दिस इज मृणाल कुमार साइनिंग आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग FB।